22 जनवरी 2024 ये इनॉग्रेशन डेट है अयोध्या में बनने वाले इंडिया के सबसे बड़े मंदिर की, जो एक तरफ तो कई भारतीयों के लिए मोस्ट अवेटिंग और सबसे उत्तम दिन बन गया है। If you thought only India or Indians care about the Ram temple, the fervor is clearly going global now. The Mauritius government has announced special leave during the Ram temple consecration ceremony on 22nd January. वहीं दूसरे तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनका की कहना ये है कि फालतू ही इस टॉपिक को लेके एक हाइप क्रिएट किया जा रहा है। Is this being made into a Hindu test? Yeah. That every party has to give a certificate of Hinduism saying you go on Jan 22, you are Hindu. If you don't go, you are a bad Hindu. कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खारगे और अधीर रंजन चौधरी ने साफ साफ मना कर दिया है इस मंदिर के इनॉग्रेशन सेरेमनी को अटेंड करने से भी। जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं, फिर भी उसको पलट पलट के हम पे इतने वार करना ये ठीक नहीं है। ये एक कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की। तो आखिर कौन सही है और कौन गलत, और वो क्या मेन रीजन है जिस वजह से ये मंदिर इतना ज्यादा कंट्रोवर्सीज में है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस पूरी कंट्रोवर्सी के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों ये मंदिर इसी लोकेशन में इतने बड़े एरिया को घेर के बना है और टोटल कितना टाइम लगा है इसके कंस्ट्रक्शन में, जब जाके फाइनली अब ये मंदिर कंस्ट्रक्ट हो रहा है। इस पूरे राम मंदिर कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ विवाद एक्चुअली में स्टार्ट हुआ कई सालों पहले, जब कुछ हिंदू एक्टिविस्ट्स ने ये दावा किया कि यहाँ मौजूद 1528 से बना बाबरी मस्जिद, जिसको कि मीर बाकी जो कि मुगल कमांडर थे उन्होंने बनाया था बाबर के टाइम में, वो एक्चुअली बनाया गया था यहाँ मौजूद एक राम मंदिर को तोड़ के, और उसके रूइंस में बनाया गया था ये पूरा मस्जिद। वैसे तो इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं था और ये कंप्लीटली मान्यताओं में बेस्ड था उन लोगों के जो कि बिलीव करते थे कि यहाँ पे एक राम मंदिर एग्जिस्ट करता था। और हम इस राम जन्मभूमि के डिस्प्यूट की हिस्ट्री को देखें तो पहला लीगल केस जो रिकॉर्ड किया गया वो किया गया 1885 में, जब महंत रघुबर दास ने एक सूट फाइल किया कोर्ट में ये परमिशन मांग करते हुए कि वो यहाँ पे मौजूद एक राम चबूतरे में राम की वर्शिप करना चाहते हैं और एक चबूतरे के जैसा मंदिर स्थापित करना चाहते हैं, जिसे उस समय खारिज कर दिया गया क्योंकि महंत रघुबर दास के पास इतने सफिशिएंट प्रूफ्स नहीं थे अपनी बात को प्रूफ करने के लिए कि एक्चुअली में ये बाबरी मस्जिद किसी राम मंदिर के रूइंस में बना हुआ है। फिर इस एरिया राम जन्मभूमि से रिलेटेड सबसे बड़ा अपडेट देखने को मिला दिसंबर 6, 1992 में, जब कुछ हिंदू एक्टिविस्ट्स ने एक बड़े से मॉब के साथ इस बाबरी मस्जिद को पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया। बस फिर क्या था, उसके बाद कई सालों तक इस बात पे बहस चलती रही, जहां पे एक तरफ तो थे हिंदू एक्टिविस्ट्स जिनका की कहना ये था कि वो यहाँ पे एक मंदिर स्थापित करना चाहते हैं राम जन्मभूमि में, जो कि पहले से ही मौजूद था और उसकी जगह पे बाबरी मस्जिद को बनाया गया। और दूसरी ही तरफ मुस्लिम पार्टी का ये कहना था कि यहाँ पे कोई भी मंदिर मौजूद नहीं था और बाबर के टाइम से ही इस मस्जिद को बनाया गया, तो यहाँ पे इस मस्जिद को ही रहने दिया जाए और कोई भी मंदिर बनाने के पक्ष में वो नहीं थे। फाइनली एक बड़ी लड़ाई और कई लीगल बैटल्स के बाद इस मुद्दे पे एक बड़ी अपडेट आती है सितंबर 30, 2010 में, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा वर्डिक्ट सुनाया जाता है, जिसमें ये पूरा 2.77 एकर्स का लैंड डिवाइड किया जाता है इक्वली 3 हिस्सों में और दिया जाता है इक्वली 3 पार्टीज को। पहला होता है सुन्नी वक्फ बोर्ड जो कि मुस्लिम पार्टी के रिप्रेजेंटेशन थे, दूसरे होते हैं निर्मोही अखाड़ा और तीसरे होते हैं रामलला, मतलब कि रामलला के आइडियल्स खुद, जिनको कि रिप्रेजेंट करते हैं हिंदू महासभा के मेंबर्स। तो बेसिकली अगर हम रेशियो देखें तो 2:1, मतलब कि 2 और 1 के हिसाब से इस पूरे लैंड को डिवाइड कर दिया जाता है और एक हिस्सा मिलता है मुस्लिम पार्टीज को, तो बेसिकली 2 हिस्सा या 2 भाग दिया जाता है हिंदूज को। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस वर्डिक्ट से भी लोगों को संतुष्टि नहीं मिलती और इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि दोनों ही पक्ष, चाहे वो हिंदू रिप्रेजेंटेटिव्स हो या मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स हो, दोनों ही इसमें एक फेयर डिसीजन की मांग करते हैं। और फाइनली 2019 में इस पूरे मुद्दे को अपना एक एंड मिलता है, जब सुप्रीम कोर्ट
अपना एक एंड डिसीजन फाइनल वर्डिक्ट सुनाती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपना ये फाइनल वर्डिक्ट दे देती है कि ये पूरा 2.77 एकर्स का लैंड दिया जाएगा राम जन्मभूमि न्यास को। और हिंदू रिप्रेजेंटेटिव्स की ये एक बहुत बड़ी जीत होती है और फाइनली उनको ये परमिशन मिल जाती है कि ये पूरे 2.77 एकर्स लैंड में वो एक राम मंदिर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मुस्लिम पार्टी रिप्रेजेंटेशन के लोगों को भी कॉम्पेंसेशन मिलता है, जिसमें उन्हें अयोध्या की एक पॉश लोकेशन में 5 एकर्स लैंड दी जाती है अलग से, और उन्हें भी आदेश दिया जाता है कि उस 5 एकर्स लैंड में वो भी मस्जिद बना सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए 2019 के उस वर्डिक्ट के बाद से आज जाकर फाइनली राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। नाउ यू कैन इमेजिन कि क्यों ये मंदिर इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल है और क्यों क्लियरली 2 पक्ष दिखाई देते हैं हमें इस पूरे मंदिर से रिलेटेड, क्योंकि ऑब्वियसली ये पक्ष इतने वल्नरेबल है हमारी कंट्री में कि पॉलिटिक्स तो इन्वॉल्व हो ही जाती है। अब अगर इस टेम्पल के ग्रैंड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये टेम्पल वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल्स है जो कि इंडिया में बनाया गया है आफ्टर इंडिपेंडेंस। जी हाँ, इंडिपेंडेंस के बाद से इतना बड़ा मंदिर आज तक इंडिया में नहीं बनाया गया है जितना कि अब बना है, जो कि ना केवल एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करेगा बल्कि साथ ही साथ उसमें न्यू एज टेक्नोलॉजीज भी मौजूद होंगी। अगर आपने एंशिएंट इंडिया के टेम्पल्स को देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि वो बनाए जाते थे स्टोन वर्क्स से, और एक अलग ही आर्किटेक्चर होता था उनका, जो कि एक सौंदर्य दे देता था उन टेम्पल्स को। नक्काशियां होती थी उसमें, और ये टेम्पल भी बिल्कुल एंशिएंट तरीके से ही कंस्ट्रक्ट किया गया है, क्योंकि इसे बनाया गया है ट्रेडिशनल नगारा स्टाइल से, जो कि एक बहुत ही पुराना स्टाइल है एंशिएंट आर्किटेक्चर का इंडिया में। बाकी अगर कंस्ट्रक्शन की डिटेल्स की बात करें हम कि किस तरीके से बनाया गया है ये मंदिर और कहाँ पे कितने पिलर्स और रूम्स मौजूद है और कौन से मटेरियल्स का यूज हुआ है, तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जल्द ही बनाने वाली हूँ, जैसे कि मैंने इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर बनाया था। अगर आपने वो इंडियन पार्लियामेंट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर हम कुछ बेसिक फैक्ट्स की बात करें इस मंदिर से रिलेटेड तो टोटल बिल्डअप एरिया है इस मंदिर का 57,400 स्क्वायर फीट, और जो ओवरऑल एस्टिमेटेड कॉस्ट है इस मंदिर को बनाने के पीछे वो है 1800 करोड़ का गाइस। यस, 1800 करोड़। इस प्रकार की बचकाना बातें विच इज अराउंड अप्रोक्सीमेटली $220 मिलियन। ओ माई गॉड। और ये मंदिर ऐसे किसी से भी नहीं बनवाया गया है। इस पूरे मंदिर के बिल्डिंग के मेन स्ट्रक्चर को बनाने का दायित्व दिया गया था लार्सन एंड टर्बो कंपनी को, विच इज L&T, और जितनी भी मॉडर्न एज टेक्नोलॉजीज और फैसिलिटीज इसके अंदर कंस्ट्रक्ट की गई है उसकी जिम्मेदारी दी गई थी टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स लिमिटेड को। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि कितना ग्रैंड होने वाला है ये मंदिर, और इसके इनॉग्रेशन के बाद डेफिनेटली टूरिस्ट की भीड़ लगने वाली है इस मंदिर को देखने के लिए। अब अगर हम इस बात पे आते हैं कि मेरे हिसाब से कौन सा पक्ष सही है और कौन सा गलत है इस पूरे मुद्दे को लेके, क्योंकि जहाँ पे एक पक्ष का ये कहना है कि दिस इज द बेस्ट थिंग हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ, वहीं दूसरे पक्ष का ये कहना है कि इट्स जस्ट अ शो ऑफ हिंदू एक्टिविस्ट्स। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन तो देखिए यहाँ पे यही है कि हाँ, आई एग्री कि एट वन पॉइंट अगर हम देखें तो ये बात बिल्कुल सही है कि इतना सारा पैसा बस किसी रिलीजियस सेंसिटिव टॉपिक पे, वल्नरेबल टॉपिक पे खर्च करना एक तरीके से देखा जाए तो हाँ गलत लगता है, क्योंकि 1800 करोड़ कम अमाउंट नहीं होता जहाँ पे आप एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जहाँ पे इतनी गरीबी है और ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती थी जहाँ पे इस पैसे को खर्च किया जा सकता था। लेकिन वहीं अगर हम एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें जो भी मुझे सही लगता है वो ये गाइस कि देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस मुझे नहीं लगता कि यार इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन किया गया है इंडिया में, और भले ही 1800 करोड़ स्पेंड हो रहे हैं लेकिन वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह भी यहाँ पे यूज हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम इस मंदिर की बात करें तो ये बात तो है कि इसे इस तरीके से बनाया गया है कि ये बहुत सारी फॉरेन टूरिस्ट और इंडियन टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करेगा एक तरीके से। तो जितना पैसा स्पेंड हुआ है उतना पूरा वापस भी आ सकता है। हाँ, धीरे धीरे आएगा, एकदम से नहीं आएगा, लेकिन अगर टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ेगा या लोगों का भी अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ओवरऑल जीडीपी को जरूर फायदा हो सकता है, इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कई बार ये बिग इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स जरूरी हो जाते हैं पूरी दुनिया को एक मैसेज पहुंचाने के लिए कि इंडिया अब
आगे बढ़ रहा है और वो बस एक स्लम नेशन नहीं है जहाँ पे कुछ भी फैसिलिटीज नहीं है या कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन कंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो हर तरीके के कंस्ट्रक्शन होने चाहिए, जैसे कि यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बस एक रिलीजियस मंदिर में या टेम्पल में इतना सारा पैसा खर्च नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन कई बार क्या हो जाता है ना कि इस तरीके के जो बड़े आर्किटेक्चरल मिशंस होते हैं, इस तरीके के जो बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं कि यार ये कंट्री किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि बाकी वर्ल्ड वाइड के लोग हैं उनको ये मैसेज देगा कि हाँ, इंडिया इज रिप्रेजेंटिंग अ ग्रैंड टेम्पल, जो कि श्री राम का मंदिर है, जो कि बेसिकली एक मैसेज दे रहा है कि श्री राम इज रिप्रेजेंटिंग ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑफ आवर नेशन। बट बस वही बात है कि बस पूजने से नहीं होगा, श्री राम की आइडियोलॉजीज को हमें अपने जीवन में भी उतारना होगा। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके भी जा सकते हैं और सब्सक्राइब बटन भी दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी एक और वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय श्री राम।